बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एक ख़ूबसूरत पुरफ़ज़ा माहौल में बैठे हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं इस लिहाज से कि मेरे साथ अहले इल्म, अहले अदब और अहले फ़न बैठे हैं। इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो सरगर्मियाँ हैं, ज़ाहिर है उससे हमारी नई नस्ल इस्तिफ़ादा कर रही है। मेरी मुराद मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर अली रज़ा साहब हैं और उनके साथ रशीद अली साहब हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त दिया और पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए सरगर्म नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं और ख़ुसूसन बयाग बैठक में ऐसी शख्सियात इसका हिस्सा बन रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और नाज़रीन की तरफ़ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और हम यही उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से जो इल्म के प्यासे, हुनर के प्यासे, अदब के प्यासे जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी आप रहनुमाई करेंगे। आपसे मैं मुल्तमिस हूँ कि गिलगित बल्दिस्तान में ख़ुसूसन फ़लसफ़े के हवाले से जो बच्चे शौक़ रखते हैं उन्हें इस ख़ास शोबे की अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। इतनी दूर से आप तशरीफ़ लाए, इतनी मोहब्बत से, और ये तो ऐसा ही है कि जैसे जो कुआं है वो प्यासे के पास आ जाए, या जो है क्या कहना चाहिए, दरिया प्यासे के पास आ जाए। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी बात है ना जी। कहाँ से आप चले, इतनी दूर दराज इलाके से यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर हमें इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। ये भी आपकी मोहब्बत है, शफ़क़त है। मेरी डॉक्टर साहब, आपको मालूम है आपसे एक मुलाकात गिलगित में हुई थी, कराकरम में। तो अभी मैं भाई साहब से बात कर रहा था, रशीद अली साहब से, कि वहाँ जो मोहब्बत, प्यार और इखलास और मेज़बानी आपने हमें दी है वो हमें हमेशा याद रहेगी। तो इस हवाले से भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अब ये आपकी मोहब्बत है, आपने फ़रमाया है, मैं कतन अपने आप को कोई इस काबिल नहीं समझता कि इस हवाले से कोई मैं शेयर कर सकूं, लेकिन चूँकि आपने फ़रमाया है तो इस हवाले से मैं ये सादत समझते हुए कि आपके साथ शामिल हो जाऊं। तो आपने फ़रमाया कि फ़लसफ़ा अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़ों में तालिब इल्म पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बात ये है कि अभी जो कराकरम यूनिवर्सिटी वो तो जी अभी इस्टेब्लिश हो रही है, बिल्कुल। वो तो जो हमारे मुल्क में ट्रेंड है आम तौर पर वो यही होता है कि मार्केट ओरिएंटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उसी को ही इनकरेज किया जाता है। होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट मटीरियली कितना बेनिफिट देगा। तो बल्तिस्तान में अभी यूनिवर्सिटी की बुनियादी रखी जा रही हैं, वहाँ पर तो अभी कोई ऐसा है नहीं। तो इस हवाले से बात ये है कि फ़िलासफ़ी को ये थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो की जाती है साइंस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट ऑफ आर्ट्स। जितने भी उलूम हैं दुनिया में, जब से इंसान है वो इसी से इमर्ज हुए। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, यानी आप
जितना मर्ज़ी पीछे चलते चले जाएं, वहाँ फ़िलॉसफ़ी उसकी बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगी। अब हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर जो चीज़, दो चीज़ें हैं, एक है ख़ुद इंसान और ये यूनिवर्स है, गॉड मैन यूनिवर्स। सबसे बड़ा जो रिश्ता है या ताल्लुक़ है या सवाल है वो यही बनता है कि व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। ये फ़िलॉसफ़ी में है, मज़हब में है कि खुदा क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ख़ुद इंसान क्या है। अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक जो है यही है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सबसे बेहतरीन मखलूक वही है, मेड इट ऑन द बेस्ट मेक। इससे अच्छा बन ही नहीं सकती कोई चीज़ जैसी अल्लाह ने इंसान को बना दिया। और तीसरा यूनिवर्स है, ख़ुद कायनात। तो इंसान अहम है, कायनात अहम है, इसका ओरिजिन अहम है। तो वो उलूम जो इन तीनों के दरमियान राब्ता पैदा करता है वो फ़िलॉसफ़ी। खुदा क्या है, अल्लामा इकबाल ने इसको इस तरह अपनी पर्शियन कलाम में उठाया है कि चीस्त हक, हक क्या है, ये भी फ़लसफ़ा बताता है। चीस्त आदम, ख़ुद इंसान क्या है, ये भी फ़लसफ़ा बताता है। और उसके बाद चीस्त आलम, ये यूनिवर्स क्या है, ये भी फ़लसफ़ा बताता है। तो इन तीनों का रिलेशनशिप, इनके बारे में उठने वाले सवाल। और इसके बाद ये है कि जब हमें ये मालूम हो जाता है कि इसका ओरिजिन, अल्टीमेट रियलिटी या खुदा क्या है, ये पता चल जाए, फिर इंसान इस काबिल होता है कि इस दुनिया में अपने रोल को, किरदार को पहचान सके। जब किरदार को पहचानेगा तो किरदार अदा करेगा दुनिया के अंदर। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। जिस तरह जिसको इन जनरल सेंस हमें जानदार में लेते हैं, जो जिसको अंदर विजडम है, इंसान है या बाकी चीज़ें हैं, तो उन सब में अपना रोल कैसे प्ले करना है वो तो इंसान ने करना है। जब उसको ये मालूम हो जाए कि वो दुनिया में आया क्यों है, उसकी यहाँ ज़िम्मेदारियाँ क्या है, उसने यहाँ पे किरदार क्या अदा करना है, तो जब वो रोल अदा करेगा उससे जो दुनिया बनेगी वो और तरह की हो जाएगी। और अगर इस तरह का वो रोल हो जाए उसका कि मैंने उसका कहाँ से आया है, कब चले जाना है, क्या किरदार है, तो फिर वही नफ्सा नफ्सी का आलम होगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो जिसको ख़ुद अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये जो कसरत की ख्वाहिश है उसने अल्हाकुमुत्तकासुर, तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने हलाक कर डाला। फिर वही होगा जो अब यहाँ पर है। तो हमारा मुआशरा हो डॉक्टर साहब या मगरब का मुआशरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही है, क्राइसिस ऑफ द स्पिरिट, यानी इंसान के इनर सेल्फ का क्राइसिस है। वो उस वक्त तक समझ आ ही नहीं सकता जब तक इंसान ख़ुद अपने आप को ना पहचाने। पहचानेगा तो अल्लाह को पहचान लेगा, पहचानेगा तो कायनात में अपने रोल को पहचानेगा। इसके लिए अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने रब को, नफ्स को पहचाना, उसी ने ही अपने रब को पहचाना। तो फ़लसफ़ा और यही विज़डम है जो आगे चलती। सोक्रेटिस ने भी यही कहा था, जो बड़े रिनाउंड, जिसको सेज और विज़डम में एक मुकाम हासिल है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान लो। तो फ़लसफ़ा खुदा को पहचानना, अपने आप को पहचानना और कायनात में रोल प्ले करना, ये किरदार अदा करता है। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हूँ। ज़ाहिर है जिस अंदाज़ में आपने फ़लसफ़े को पेश किया नई नस्ल को, उन्हीं नुकात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। क्योंकि मैं फ़ायदा उठाऊँगा, हमारे रशीद अली साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो सर ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ तरजीहात है, किसी का किसी शोबे की तरफ, किसी का किसी शोबे की तरफ। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में भी नेचर को सामने लाने के लिए अगर वहाँ के अफराद मेहनत करें तो पूरी दुनिया मुस्तफ़ीज़ हो सकती है। इस पस मंज़र को सामने रख कर आप अपने शोबे के हवाले से क्या कहेंगे, उसकी थोड़ी सी अहमियत, अफादियत आप अगर बता दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंसार साहब, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए और अपने प्रोग्राम में शामिल किया आपने।
मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है और प्रिंट मीडिया से ख़ास तौर पर। तो अब तो मतलब अगर इसे अमूमी तौर पर देखा जाए तो कहते हैं कि मीडिया जो है या प्रेस जो है वो 4th पिलर ऑफ स्टेट कहलाता है और उसकी अहमियत जो है वो वर्ल्ड ओवर अब तो ख़ास तौर पर बल्कि हमेशा से ही रही है। उसके पहले ज़राए मुख्तलिफ हुआ करते थे, इब्लाग के, कम्युनिकेशन के, अपना पैगाम पहुंचाने के। तो नए ज़माने में अब इसका ज़रा मुख्तलिफ नौइयत हो गई है, लेकिन इसकी अहमियत को इसने और बढ़ा दिया है। वक्त ने तब्दील होते हुए वक्त ने इसकी अहमियत को बढ़ा दिया है, कम नहीं किया है। बल्कि कुछ अर्सा पहले कहते थे कि मीडिया एक्सप्लोजन है, कि हर तरफ मीडिया की यलगार हो गई है। पाकिस्तान में भी ये कोई 20 साल पहले 15 साल पहले जब एकदम बहुत सारे टीवी चैनल लॉन्च हुए थे तो उन्होंने बिल्कुल एक इनकलाब बर्पा कर दिया लोगों की सोच के हवाले से, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से। तो नई नस्ल ज़ाहिर है और ख़ास तौर पर जो एरियाज़ पहले नेगलेक्टेड रहे हैं किसी भी वजह से, हमारी हुकूमतों की पॉलिसीज़ की वजह से या उसके पीछे कुछ जियो स्ट्रेटजिक कोई मसाइल थे, तो जो एरियाज़ ये गिलगित बल्तिस्तान उनमें शामिल है, तो ये एक तरह से थोड़ा पीछे रह गए हैं मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की के हवाले से। तो अब चूँकि इस ज़माने में जहाँ बाकी सारे शोबों में तरक्की हो रही है, तो मीडिया के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को इसमें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से अपने चैनल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में विज़िट करके ये आप भी यही काम कर रहे हैं जो इब्लाग आमा के लोग करते हैं या मास कम्युनिकेशन के लोग करते हैं, प्रेस के लोग काम करते हैं। तो आपका वहाँ से बैठकर ये काम जो करना है, ये बहुत बड़ा लोगों के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा मंद चीज़ है। तो वैसे मतलब जो एक जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जॉब जिसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है जिस शोबे में, उसको हमेशा ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये भी जो नया दौर है उसमें जॉब प्रोवाइडर के तौर पर मास कम्युनिकेशन जो है या प्रेस जो है, ये इसका बड़ा अहम रोल है दोनों तरह से। एक तो ये कि आप वैसे अपने एक मैसेज को लेके चलते हैं जो पिछली नस्ल से चला आ रहा है, और दूसरा ये कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर उस इलाके में जहाँ पहले कोई चीज़ शुरू होती है वहाँ हमेशा ज़्यादा मौक़े होते हैं। तो इस तरफ जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए यकीन ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद जो है वो अब नया जो शुरू हुआ है सोशल मीडिया, उसने तो इन सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब तो लोगों के पास उनकी जेब में, आप ये समझिए कि उनकी जेब में रखा हुआ है मीडिया जो है। लोगों ने, हर बंदे की अपनी जेब में एक मीडिया मौजूद है। वो अपने फ़ोन के ज़रिए से, सेल फ़ोन अपना जो है उसके ज़रिए से वीडियोज़ बनाकर और जो मैसेज है वो जब शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो वो तो बहुत पावरफुल मीडिया के तौर पर, ये सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडिया के तौर पर सामने आया है। तो इसके अपनी अफादियत भी है, कुछ नुकसानात भी यकीनी तौर पर हैं, क्योंकि जब शुरू में कोई भी चीज़ किसी को मिलती है तो उसके इस्तेमाल के हवाले से आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता नहीं होती हैं कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक हैं और कहाँ तक आपने जाना है, कहाँ उससे आगे आपकी हदूद ख़त्म हो जाएंगी। तो बाज़ जगह पर वायलेशन भी होती है इस हवाले से, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो इसका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन अमूमी तौर पर जो सोशल मीडिया है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। थोड़ा सा प्रिंट मीडिया के हवाले से अब जो है उसकी कुछ थोड़ी क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो बड़े बड़े पेपर थे, बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी अपने कुछ फिनंशियल क्राइसिस और इस तरफ लोगों की तवज्जो ना होने की वजह से प्रिंट मीडिया थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास लोग पढ़ना कम और देखना और सुनना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी आसानी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वजह से टीवी जो है, चैनल जो है, प्राइवेट चैनल, उनकी अहमियत बढ़ गई प्रिंट मीडिया के मुकाबले में। और अब उसके इवन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके मुकाबले में सोशल मीडिया ने ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है। तो हमारी जो भी पाकिस्तान के यंग जनरेशन है और ख़ुसूसी तौर पर जहाँ से आपका ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान से, तो वहाँ के बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। ये हमारी कौमी ज़रूरत भी है,
हमारे मुल्क के हवाले से भी और वर्ल्ड ओवर भी हमें अपने मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से, अपने मैसेज को आम करने के हवाले से इसमें हमारी नई नस्ल को आना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। डॉक्टर साहब, उमूमन ऐसा होता है कि जब हम बच्चों के सामने होते हैं तो कुछ यादें उनके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त ये सोशल मीडिया के तवस्सुत से बहुत सारे बच्चे पूरी दुनिया में आपके मौजूद हैं, देख रहे हैं आपको। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ बच्चे नाउम्मीद से होते हैं, मायूस से होते हैं। जिस नहज पे हम चल रहे हैं, देखें सामने कितनी शख्सियात बैठी हैं, वो उनके जहन में ये होता है कि इनका कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर शरारतें नहीं, तो बस इसी तरह एक शख्सियत बन गई बाज़ लोगों के जो है जहन में। तो आप ज़रा अपने बारे में, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कुछ इल्मी शरारतें कहते हैं, तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन को बता दें ताकि उनके अंदर भी एक हौसला मिले, वो इंजॉय कर सकें। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे असातिज़ा ये कहा करते थे और मैंने पढ़ा भी अच्छे लोगों से, सुना भी है कि जो शख्स बचपन में बच्चों की तरह खेला नहीं, रहा नहीं, वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। ज़बरदस्त। उसी तरह फिर ही एंजॉय करता है। तो ये जो आपने फरमाया, ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है, बहुत सी बातें। तो एक फ़र्क यहाँ पर अब है जो हमारे ज़माने में, और क्योंकि मैंने 83 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सही, तो लंबा अरसा गुज़र गया। उस वक्त तक ये जो पिछले दिनों एक मैसेज आया हुआ था कि जो 60 से लेकर 80 के दरमियान में लोग हैं ना जी, इसको उन्होंने एक्स जनरेशन का नाम दिया है। अच्छा। उन्होंने कहा ये वो जनरेशन है जिसके पास वो भी इल्म है कि किस तरह एक काले रंग का फ़ोन होता था और उसको डायल करके सुनते थे, और वो जनरेशन भी है इन्होंने देखी हुई कि आपकी जेब में ही सारी दुनिया मौजूद है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वो ज़माना भी देखा कि जहाँ पर जाने आने के लिए कोई ज़रिया ही मौजूद नहीं है, और अब ये सुबह से लेकर शाम तक इस्लामाबाद के 3 चक्कर लगा के वापस आ जाएं। तो ये बिल्कुल है, उन्होंने कहा ये नायाब जनरेशन है। तो इत्तेफाकन मेरा शुमार भी उसी में ही होता है कि 83 में मैंने 61 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 83 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो बड़ी एक शाइस्ता किस्म की दोस्तों की शरारतें होती थी। अब देखिए, हम देहाती माहौल के लोग हैं, मोस्टली लोग सर इस तरह के आते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, को एजुकेशन देखते हैं, तो बिल्कुल एक हर चीज़ ही चेंज हो जाती है, एक्सपोजर बदलता है। तो हमारे एक दोस्त थे, अब उनका नाम तो ज़िक्र नहीं करूँगा मैं, तो आते ही जैसे ये भी राय होती थी कि आप आए हैं। बाज़ डिपार्टमेंट्स में बच्चियां कम होती थी, लड़कियां बाज़ में ज़्यादा, और फ़िलासफ़ी उनमें था जिसमें लड़कियों की शरह ज़्यादा होती थी। तो बहुत से लोगों की एक ऐसी जो हिडन इंटेंशन होती थी, यहाँ आएंगे, गपशप लगेगी और शादी करके चले जाएंगे। कोई कामयाब भी हो जाते थे और बहुत से नाकाम भी होते थे। इन्हीं में हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने आते ही ये कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह कोई उनका कोई लिंक बन जाए। हुआ कि अपनी तरफ से वो वन साइडेड काम शुरू हो गया, दूसरी तरफ से था या नहीं था, उनकी गपशप शुरू हो गई। अब उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए, जिस तरह आज डॉक्टर साहब माहौल है ना जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह कभी नहीं होता था। बात करने के लड़कियों की रो अलग है, यूनिवर्सिटी में लड़कों की अलग है, बात करने में भी 2-2 साल गुजर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कोई ज़रिया तो बनाया जाए जिससे कोई गपशप का हवाला निकले। उन्होंने लड़कों को मिला के ना, कोई टोटल हमारी क्लास थी 40 की, जिसमें 17-18 लड़के थे और बाकी लड़कियां ही थी सारी। तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरी आज यानी 1 हफ़्ते बाद बर्थडे है। तो ये एक बहाना था लोगों को सर्व करने का, बिठाने का, गपशप लगाने का। तो वो हो गई बर्थडे उनकी, सब लोगों ने एंजॉय किया, कुछ करीब आने का मौका मिला, कुछ बातें, उनका अपना एजेंडा था जिसमें उनको खासी पेशरफ्त हुई। अच्छा, उसके बाद फिर उसी तरह की सर्द महरी सी शुरू हो गई, वो एक मौका था जिसमें गपशप हो गई। तो 2 महीने बाद उन्होंने फिर कहा कि अब फिर मेरी बर्थडे है। तो लड़कियों ने पूछ लिया किसी ने कि अब क्या है। उन्होंने कहा जी वो अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से थी, ये इस्लामी महीने से, लिहाजा फिर वो
एक बर्थडे का प्रोग्राम बना, लोग बड़ा बंदोबस्त हुआ, खूब बर्थडे हुई और इन्जॉय। फिर उसमें मौका मिला गपशप लगाने का, बैठने का, उनको खुद उन्होंने पैसे खर्च किए लेकिन कुछ मकासद भी हासिल कर लिए। अच्छा, उसके बाद फिर वही रूटीन का मामला, पढ़ना लिखना सारा सिलसिला। तो ये आ रही थी समर वेकेशंस, तो उन्होंने दोस्तों से कहा कि कोई और ज़रिया बनाएं बैठने का, गपशप लगाने का। तो किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था, उनकी तरह किसी की ऐसी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इस तरह अपने पैसे भी ज़ाया करे और ये काम भी करे। तो उन्होंने कहा चलें मेरी ही बर्थडे कर लें फिर दोबारा। तो अब दोबारा फिर बर्थडे का प्रोग्राम हो गया, तो लड़कियों ने कहा अब हमने शामिल नहीं होना, ये 3 दफ़ा साल में बर्थडे कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा ये हिंदी महीनों के हिसाब से है, और बाकायदा बर्थडे पता उनको भी चल गया, बाकायदा बर्थडे हुई, खाया पिया। तो इस तरह की शरारतें थी, तो बड़े एक शाइस्ता सा अंदाज़ होता था, पता भी चल गया, लोग शामिल। लेकिन अब बड़ा डिफरेंट मामला है, तो इस तरह हम एंजॉय करते थे यूनिवर्सिटी को। डॉक्टर साहब, क्या खूब आपने पूरा मंजर कशी की। रशीद भाई, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ज़ाहिर है हर इंसान का अपना बचपना होता है, अपनी जवानी होती है, एहसासात और जज्बात होते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें आप भी अगर शेयर करें ताकि देखने वालों को एक थोड़ा सा हौसला मिले। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ चोलस्तान से है। चोलस्तान में भी डीप इन डेज़र्ट मेरा गांव है, और वहाँ पर जो है वो तालीम के हवाले, जब मैंने मेरे बड़े भाइयों ने पढ़ना शुरू किया तो, या मेरे वालिद साहब को ये ख़्याल पैदा हुआ, तो वहाँ कोई तसव्वुर नहीं था। हम लोग 5 भाई हैं, तो मेरे जो ताया थे उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि आपके इतने सारे बेटे हैं, तो इनको आप किसी काम पर लगाओ, आप इनको स्कूल भेजने के चक्कर में हो तो इनको एक को, क्योंकि वहाँ सबसे जो बड़ा पेशा है चोलस्तान में उस ज़माने में, अब तो ज़रा ये मामला कम हो गया है, उस ज़माने में सबसे बड़ा पेशा था मवेशियों को चराना। चरागाहें बड़ी मतलब वो थी, पानी हो या ना हो, लेकिन बहरहाल मवेशी पालना, उनको चरागाह में लेके जाना, ये सबसे बड़ा पेशा था वहाँ पर। तो उसके लिहाज से मेरे जो ताया हैं, मेरे वाले साहब के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि एक बेटे को गाँव का रेवड़ बना दो, एक को बकरियों का बना दो, एक को भेड़ों का, तो आपको तो मतलब रंग लग जाएंगे, बड़ी मतलब आपकी वो इतनी सारी मैन पावर आपके पास है, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ और सोचने की, तो इनको इस पर लगाओ। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। बाद में बहुत अरसा बाद जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने एक मतलब अपने वालिद साहब से पूछा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो मैंने उनसे पूछा कि असल मसला क्या हुआ था, क्यों आपके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊँ। उन्होंने कहा कि एक कोई ज़मीन का मुकदमा था, गांव के किसी बंदे ने किया हुआ था, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ा, जो उनकी भावल नगर डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहाँ की कोर्ट में जाना पड़ा। और वहाँ पर उन्होंने सारे जो चौधरी हैं 4-5, उसमें कोई इस तरह केस था डिस्प्यूटेड, वो पूरे गांव की ज़मीन जो होती है ना किसी एक बंदे के नाम, वो कुछ यानी उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो वो कह रहे वो सारे वहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे थे, और मैं सामने दरवाजे से मुझे नज़र आता है अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है। तो मतलब उसने कहा कि अभी बंदे को बाहर भेज के उसने कि आप, मुझे बुलाया उसने अंदर और कहा कि मेरी बात सुनी। मैं अंदर गया, उसने कहा कि आप नाम लेकर कहा कि आप मोहम्मद इब्राहिम हैं, तो आप मेरे चचा हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको पहचान नहीं रहा। उन्होंने कहा मैं बहुत बचपन में वहाँ पर आपके घर में हम रहे थे, मेरे वालिद साहब रहे थे, तो उसके बाद हम शहर में शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की है। तो वालिद साहब कहते हैं कि एकदम मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ रोशनी का। मैंने कहा ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, जो मैं इसको जो पहचान भी नहीं रहा हूँ, ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, और हम जो अपने आप को चौधरी कहते हैं गांव के, हम सारे बाहर लाइन लगा खड़े हुए हैं, किसी को बैठने की जगह भी नहीं है। तो क्या वजह है कि ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है, ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जिसको ये आवाज़ देता है वो उसका रीडर होगा, जज का वो रीडर होगा, जो भी होगा वो। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जिसको ये आवाज़ देता है वो अंदर जाता है, और जिसको ये नहीं बुलाता है वो बाहर खड़े रहते हैं। तो ये इसको ये ताकत कहाँ से हासिल हो गई? फ़ौरन कह रहे हैं मेरे दिल में ख्याल है कि इसने कहा कि मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने ये मुलाजमत कर ली है। मुझे लगा कि असल में
तालीम है वो ताकत जो आपको बाकी लोगों से ऊपर ले जाती है, जो दुनियावी लिहाज से आपके पास खा बहुत सारी ज़मीन हो, आपके पास 3-4 मुरब्बे ज़मीन के हों, ज़रई राज़ी आपके पास बहुत सारी हो या बहुत सारी मवेशी हों, लेकिन जो तालीम है वो जिस बंदे के पास है वो आपसे बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। तो कह रहे वहाँ तब उनकी शादी अभी हुई थी और बच्चे उनके नहीं थे। तो कह रहे वहाँ खड़े खड़े मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरे जो भी बच्चे होंगे मैं उनको तालीम दिलवाऊँगा। तो उसके बाद वहाँ पर हमारे गाँव में कोई तसव्वुर नहीं था। हमारे प्राइमरी स्कूल था और फिर बाद में वो मिडिल स्कूल बन गया था, लेकिन अभी भी मज़े की बात यह है कि वो इतना बैकवर्ड एरिया है। अब 2019 में मैंने 1981 में मैंने वहाँ 1980 में मैंने मिडिल से वहाँ छोड़ा, तो वहाँ तब भी मिडिल स्कूल था और अब भी वहाँ पर मिडिल स्कूल है, यानी वहाँ पर तालीम की सूरत हाल अभी भी वैसे ही अबतर है। लेकिन मेरे वालिद साहब की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे भाई जो हैं उन्होंने किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने मास्टर्स, ज़्यादातर लोगों ने हमने मास्टर्स किया है। ये 2 भाई रह गए हैं जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया, तो बाकी सब। और उसके बाद देखिए मेरे वालिद साहब के इस हवाले से जो शऊर था, उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरी बेटियां छोटी थी उनकी, हम बड़े भाई थे, तो जब उनकी बारी तालीम की तो वहाँ पर गाँव में कोई नहीं था स्कूल वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को भी उतनी ही तालीम दिलवाऊँगा जितनी कि अपने बेटों को मैंने दिलवाई है। और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा, कुछ हिस्से को, और बहावलपुर में घर बनाया, क्योंकि उनके नज़दीक ये तसव्वुर नहीं था कि बच्चों को आप मतलब हॉस्टल में रखें या किराए के मकान में रहें, मतलब गाँव का अपना एक ज़हन होता है। तो उन्होंने कहा अपनी ज़मीन कुछ बेचकर वहाँ बहावलपुर शहर में अपना घर बनाया, और अपनी जो मेरी छोटी बहन है उनको भी उन्होंने मास्टर्स तक तालीम दिलवाई। तो ये वहाँ से हमने शुरू किया। फिर वो एक बात उन्होंने और बहुत मज़े की तालीम के हवाले से, उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ये भी मुझे ख्याल आया कि अब मेरे 5 बेटे हैं, मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन है, तो ये जब तकसीम होगी ना तो हर एक हिस्से 5-5 एकड़ आएगी, ठीक है। उसके बाद जब इनके बच्चे होंगे तो शायद इनके पास अपना अपना मकान बनाने की जगह बचेगी उसमें ज़मीन में। लेकिन अगर मैं इनको तालीम के शोबे में डाल दूंगा, पढ़ने के में इनको लगा दूंगा, तो तीसरी नस्ल जो है, ये ज़मीन जो है तीसरी नस्ल में ख़त्म हो जाएगी। ये उनके अल्फाज हैं कि ये ज़मीन जो है ये तीसरी नस्ल में तकसीम होते होते ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो तालीम है वो तीसरी नस्ल में जवान हो जाएगी। वो मुकम्मल तौर पर, मतलब सारे के सारे बच्चे, अभी कुछ रह गए हैं नहीं पढ़ सके हैं, मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ सके, वो मतलब 8 तक 7 तक पढ़ के उन्होंने छोड़ दिया था, और एक दूसरे भाई भी हैं वो भी ग्रेजुएट करके छोड़ दिया। लेकिन मतलब कह रहे हैं कि इनके बच्चे जो है वो पढ़ेंगे और फिर तीसरी नस्ल आएगी तो तालीम जो है वो जवान हो चुकी होगी, वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन ये ज़मीन जो है, ये अभी जो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है तो हम इस पर काश्तकारी करके बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो वो जब इनकी तीसरी नस्ल पहुँचेगी तो वो तो इनके सिर्फ घर बनाने की जगह रह जाएगी। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब जी हम 5 भाई जो हैं शहर में रहते हैं, या कुछ 4 भाई लाहौर में हैं, कुछ वहाँ एक भाई बहावलपुर में है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने सब ने अच्छी कारकर्दगी। मेरे ताया के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अभी गांव में ही रहते हैं और अभी तक वो उनका वही हिसाब है अपनी वो तालीम वगैरह, क्योंकि सिर्फ ताया की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पूरे गाँव में ही कोई मुश्किल से बच्चा मैट्रिक करता है या शायद उससे भी कम, मतलब वो 5वीं 6वीं क्लास में छोड़ देते हैं तालीम को। तो ये जो तालीम की अहमियत है, ख़ास तौर पर मैं अपने वालिद की बात को दोबारा दोहराता हूँ कि उन्होंने कहा कि तालीम जो है वो तीसरी नस्ल में जवान हो जाती है, वो अरूज पर पहुँच जाती है, और आपकी जो ज़रूरी ज़मीनें होती हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो खर्च होते होते वो कम होकर वो इतनी रह जाती है कि फिर आप उसको बता नहीं सकते कि मेरे पास ये ज़मीन भी है। रशीद भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यही वो बातें हैं जो महफूज रहेंगी, यही बातें हैं नई नस्ल को मुंतकिल होंगी। ज़ाहिर है अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छा खाना पीना रहना सहना हो, वो इंसान की अपनी ज़ात तक महदूद होता है, लेकिन जो दूसरों को देता है वो अदब है, वो तहज़ीब है, वो शाइस्तगी है, जो आज की इस बयान में आप लोगों की तरफ से मुझे तोहफ़े की शक्ल में मिली। तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब आपका भी आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, आज सोशल मीडिया एक ताकत बनकर इस वक्त पूरी दुनिया में राज कर रहा है, क्योंकि इसी ताकत में आपकी तहज़ीब भी पोशीदा है, आपकी सकाफ़त भी, और आपके अदब व आदाब, रसूम व रवाज भी इसमें पोशीदा हैं। सिर्फ़ काम इतना सा है कि आप उसको किस अंदाज़ में पेश कर रहे हैं और इसको किस लिहाज से नई नस्ल के लिए महफूज कर रहे हैं।
हमारे लिए ये एज़ाज़ है कि हम एक ऐसी अहद में जी रहे हैं जहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, जहाँ नई नस्ल भी है। ये एज़ाज़ बहुत से अक़वाम को हासिल नहीं है, या उन ममालिक में खाली बुज़ुर्गों की कसरत है या बच्चों की कसरत है। आज हम अपने देश में, खुसूसन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे हैं, वहाँ ऐसे अफराद, ऐसे नायाब, ऐसे मोतियाँ जगह जगह बिखरी हुई हैं। नई नस्ल को चाहिए कि उनकी उन ख़ूबसूरत बातों को, उनके उन मकासद को महफूज करें और नई नस्ल तक बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे पैराए में पेश करें। यही इंसानियत भी है, यही मुल्क की तामीर और तरक्की का एक ज़रिया भी है। इन्हीं अल्फाज से पंजाब यूनिवर्सिटी की बयाक से इजाज़त चाहूँगा। नई जगह पे फिर नए इदारे में नए अफराद और नई शख्सियात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।